Unacademy. Let's crack it. जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, यानी उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पादप के अंतर वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, उसके अंतर्गत पादपों के व्यवहार के बारे में हम पढ़ते हैं, जीव किस प्रकार से रहते हैं, उस प्रकार की ये कंडीशन यहाँ पे होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पादप और जल संबंधित प्रक्रियाएं हम देखेंगे, अंतः शोषण यानी इम्बाइबेशन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, परासरण ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, बहिर्परासरण पढ़ेंगे, अंतः परासरण यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो अन्य चीजें हैं, जीव द्रव कुंचन प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन किस प्रकार से होगी और कहाँ पे होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, विसरण डिफ्यूजन इसको बोलेंगे, जो कि ऑस्मोसिस के अपोजिट वाली जो कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे कुछ कुछ। सक्रिय परिवहन देखेंगे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो देखेंगे, पादपों में परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स देखेंगे, जल का परिवहन देखेंगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वास्पोसर्जन ट्रांसपिरेशन, बिंदु श्रावण गटेशन, और खनिजों का परिवहन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स यहाँ पे देखने वाले हैं, कार्बनिक विलायकों का परिवहन यहाँ पे देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत और चीजें हम देखेंगे, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देखने वाले, रेस्पिरेशन देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स देखेंगे, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे किसके अंतर्गत, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। पादप जल से संबंधित जो प्रक्रिया है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों से संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान, और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज, और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, याद रहे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर, प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास, हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ये होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं, और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक अभी बची हुए डिस्कस करने के, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, श्वसन, रेस्पिरेशन, किण्वन, फर्मेंटेशन, पेय जो बेवरेजेस होते हैं वो, और आसवन, डिस्टिलेशन, ये सारे टॉपिक्स अभी प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत रह गए हैं। और प्रकाश संश्लेषण हम कब पढ़ेंगे, जब हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पोषण वाली जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है, पोषक पदार्थ एवं पोषण, ठीक है। न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का वर्गीकरण इसके अंतर्गत देखेंगे हम। और पादपों पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखने वाले हैं। पादपों पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, स्वपोषण, विषम पोषण और विशिष्ट पोषण, ठीक है। तो स्वपोषण के अंतर्गत ये चीजें हम देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो पोषण वाले टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि क्रोनोलॉजी बनी रहे। इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से बने रहे। आगे जो क्रोनोलॉजी से फिर याद आ गया, ठीक है, समझ गए आप, क्रोनोलॉजी मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो बने रहे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, फिर आगे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो अगले टॉपिक जो हमें डिस्कस करने हैं फोटोसिंथेसिस वाले, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो आएंगे उपापचय प्रक्रियाओं के अंतर्गत। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें जो हैं हमने पहले डिस्कस किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सजीव पौधे ये आ गए, यहाँ पे उपापचय, ये प्रक्रियाएं, ठीक है, कीट भक्षी पौधे, ये वगैरह सारे हम चीज़ें डिस्कस किए थे। ये प्रकाश संश्लेषण जो करना था हमको, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हमें करना है, अभी श्वसन करना है, किण्वन, पेय और आसवन अभी रह गए, ठीक है। जो बाकी जो टॉपिक रह गए वो यहाँ पे इस वाले कंडीशन में ही है। और हमें जो अभी डिस्कस करना है वो अभी है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अभी हम प्रकाश संश्लेषण डिस्कस करेंगे, इसके बाद करेंगे श्वसन, ठीक है, श्वसन करेंगे। फिर अगले जो टॉपिक्स आएंगे उसमें किण्वन, पेय और आसवन वाली ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। तो उपापचय यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है वो क्या होती है, ये हमेशा चलते रहती है, ये हमारी बॉडी में हमेशा चलते रहती है। ये इसके कारण ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र कार्य करते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी जीव की बात करें, तो ये उपापचय प्रक्रिया जो रहती है हमेशा चलती रहती है, ठीक है, जिससे सभी ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं। ये सारी प्रक्रिया वहाँ पे होती है। हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उपापचय प्रक्रिया यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो 2 प्रकार की होगी। पहला है उपचय, दूसरा है अपचय। उपचय मतलब इंग्लिश में इससे बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, और अपचय को बोलेंगे एनाबॉलिज्म, ठीक है। उपचय प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, यानी विध्वंसक होती है, विध्वंसक, ठीक है, विध्वंसक होती है। ये जो प्रक्रिया होती है विध्वंसक, यानी इसमें टूटते हैं, यानी क्या टूटते हैं, यहाँ पे भोज्य पदार्थ टूटते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, भोज्य पदार्थ टूटते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई किस प्रकार की प्रक्रिया, उपचय वाली, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है। ये रेस्पिरेशन इसके अंतर्गत आता है। दूसरी है अपचय, एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म ये होती है फॉर्मेटिव प्रोसेस, फॉर्मेटिव प्रोसेस, इसमें निर्माणकारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये कहलाती है निर्माणकारी प्रक्रिया। जैसे फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है वो होती है निर्माणकारी प्रक्रिया, क्योंकि इसमें भोजन का निर्माण होता है, ठीक है, भोजन का निर्माण होता है, तो ये निर्माणकारी प्रक्रिया है। ये आती है अपचय के अंतर्गत, एनाबॉलिज्म, ठीक है। आई होप ये उपचय और अपचय और जो उपापचय जिसके अंतर्गत हमने पढ़े वो आपको समझ में आ गए हो, ठीक है। इसके बाद हम जो अपचय वाली जो प्रक्रिया एनाबॉलिज्म जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर हम डीप में घुसेंगे, ठीक है। तो यह फोटोसिंथेसिस यानी हिंदी में बोलेंगे उसके प्रकाश संश्लेषण, इसकी सहायता से भोजन बनाते हैं जो पौधे रहते हैं, ठीक है। जो पौधे वगैरह रहते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं इसकी सहायता से। इसके कारण ये स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा पादप अकार्बनिक सरल यौगिकों, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को किस को फिर से रिपीट करता हूँ, कार्बनिक सरल यौगिकों, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में, प्रकाशीय ऊर्जा यानी सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये सनलाइट है, ये सन का लाइट है, इसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।
किसके रूप में परिवर्तित कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित। ये देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ये वाली देखिए, CO2 H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, जल और CO2, जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये अकार्बनिक सरल यौगिक है, इसको किसमें बदल रहे हैं, प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से। इसकी उपस्थिति में यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ पे है क्लोरोफिल, ये दो चीजें रहती है। इसकी उपस्थिति में ये बदलते हैं किस रूप में, इसको ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलेंगे। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, तो ग्लूकोज में ये बदल देती है, फिर कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये बदल देती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है हरित लवक, जैसा कि मैंने बताया, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। इसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। ये जो ऑक्सीजन है वो किसके रूप में निकलेगी, उप उत्पाद, ठीक है। जो सब प्रोडक्ट रहते हैं ना, मेन उत्पाद क्या है इसका, या मुख्य उत्पाद है इसका जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो, और सब उत्पाद है इसका यानी उप उत्पाद इसका O2, ठीक है। यहाँ पे ये जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो इस वाले इससे बनेगा, इस वाले अणु से बनेगा। और जो ऑक्सीजन बन रही है वो ऑक्सीजन बन रही है किस वाले, जल वाले अणु से बनेगी, ठीक है। तो ये पहले कंफ्यूजन था कि ये जो ऑक्सीजन है वो किस अणु से बन रही है यहाँ पे, तो बाद में रिसर्च में सामने आया कि जो H2O है, जल वाले अणु से ऑक्सीजन बनती है, ठीक है, और यहाँ पे जल निकलता है। आगे समझ में। तो ये है प्रक्रिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, ठीक है। ये सूर्य प्रकाश यहाँ पे आ रहा है और ये जल है, ये कोई पौधा है, हरा पौधा है, यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, फॉर्मेटिव प्रोसेस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है वो कौन कौन से, यानी कौन से तत्व आवश्यक है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण होगा पौधों में। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है जल, और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पर्णहरित, और चौथा है प्रकाश। ये चारों जो चीजें हैं जो जो आवश्यक होगी इसके लिए प्रकाश संश्लेषण की, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6 जो बन रहा है, यानी जो यहाँ पे जो बना ना, यहाँ पे देखिए इस वाली प्रक्रिया में ये C6H12O6, ये O6, ये सूत्र है किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6, ये सूत्र है किसका, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। ये केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हैं। यहाँ पे देखिए कि इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज बन रहा है उसके संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल्स के रूप में प्रयोग की जाती है। जो CO2 है वो कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसा कि हमने भी बात किया, ठीक है। जो यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये किससे बन रहा है, हमने देखे CO2 ये जो इस अणु से क्या बना है यहाँ पे, ये वाला यानी ग्लूकोज बना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो CO2 को हम कच्चे पदार्थ के रूप में लेते हैं किसके निर्माण में, किसके संश्लेषण में, ग्लूकोज के संश्लेषण में, ठीक है। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, परंतु जलमग्न जो पौधे रहते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं, उनको जल में घुली CO2 पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। जो वायुमंडल में जो पौधे रहते हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर जो पौधे हैं वो तो वायुमंडल से प्राप्त CO2 से अपनी जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वो पूरा करते हैं। लेकिन जो जलीय वाले पौधे रहते हैं उनको जल में घुली हुई CO2 पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है, जो जलमग्न पौधे रहते हैं उनको। आगे हम बात करते हैं प्रकाशीय तीव्रता कम होने पर, ये एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं इसको। प्रकाशीय तीव्रता कम होने पर मुख्यतः जब प्रातः और सायंकाल होते हैं, सुबह और शाम के समय, ठीक है, इसके समय, इसकी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में संचित की गई CO2, ठीक है, सुबह और शाम की स्थिति में, यानी जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में संचित की गई CO2 की मात्रा और पौधों द्वारा शोषण की क्रिया के दौरान मुक्त की गई CO2 की मात्रा बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, श्वसन की क्रिया मुक्त की गई जो CO2 रहती है, और प्रकाश संश्लेषण में जो संचित की गई CO2 की मात्रा जो रहती है, ठीक है, वो बराबर होती है। और ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, संतुलन बिंदु, कंपेंसेशन पॉइंट ये कहलाता है, ठीक है। रात्रि में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। रात्रि में क्या होता है, सूर्य नहीं रहेगा, ठीक है, सनलाइट नहीं रहेगा, तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इस कंडीशन में क्या होते हैं, ये जो पौधे रहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, ठीक है।
बाकी टाइम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बाकी टाइम क्या करते हैं, O2 ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़, लेकिन रात के समय जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही होती तब क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका कारण क्या है, क्योंकि रात के समय ऑक्सीजन भी रात के समय जो पेड़ पौधे हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और हम भी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और वहाँ पे पेड़ के नीचे यदि रहेंगे, आप ही सोचिए, तो पेड़ के नीचे यदि रहेंगे तो वो CO2 छोड़ रहे हैं, ठीक है, हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नाक में, मतलब जो नाक है वो छोटी है, और जो पेड़ पौधे वगैरह है वो यहाँ पे पत्तियों में बहुत सारे रंध्र होते हैं, तो वो ज़्यादातर जो ऑक्सीजन कौन ले लेगा, ये पौधे ले लेगा, ठीक है। हमको यहाँ कमी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु भी हो जाती है, कई बार ऐसा देखने को मिला, ठीक है। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। दूसरा है जल, यानी H2O, ठीक है, H2O इसको बोलते हैं जल। जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक कच्चे पदार्थ यानी रॉ सब्सटेंस के रूप में कार्य करता है। जल से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, यानी जो इंग्लिश में से बोलेंगे रिडक्शन करती है। क्या करती है, जल से प्राप्त हाइड्रोजन जो रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती है। पौधों की जड़ें परासरण यानी ऑस्मोसिस के माध्यम से, हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, पौधों की जो जड़ रहते हैं ऑस्मोसिस के माध्यम से जल अवशोषित करती है, और जाइलम ऊतक के द्वारा पत्तियों तक पहुंचा देती है। ये जाइलम ऊतक के द्वारा कहाँ तक पहुंचाएगी, अन्य भागों में, ये पत्तियों तक पहुंचाएगी, ठीक है, ये पत्तियां रहेगी यहाँ से वहां तक पहुंचाएगी, ठीक है, जाइलम के थ्रू, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन इस प्रकार होता है। H2O यहाँ पे रहेगा तो 2H प्लस यहाँ पे टूटेगा, 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2E माइनस, ये इस प्रकार की रिएक्शन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। यदि आपको समझ में आ रही है ये, तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये थ्योरी आप लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यदि आप रिएक्शन लिखते हैं तो आप में एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा जब मुख्य परीक्षा में आप लिखेंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार की जो छोटी मोटी जो रिएक्शन रहती है वो आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हमने बताया और ये वाली जो प्रक्रिया हमने अभी डिस्कस की है, ठीक है, जो जल से संबंधित है वो आप देख सकते हैं। आगे है यहाँ पे पर्णहरित क्लोरोफिल, यानी जो पिगमेंट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स वगैरह किस प्रकार से यहाँ पे डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे देखेंगे क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है, ठीक है। पर्णहरित या जो क्लोरोफिल रहता है वो हरे रंग का वर्णक होता है, जो मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है, क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक होता है, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसलिए केवल उन्हीं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये इसलिए यहाँ पे आवश्यक है क्लोरोफिल, क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उन्हीं पौधों में होगी जहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा, ठीक है। क्लोरोफिल में ही सौर ऊर्जा के माध्यम से शर्करा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित करने का गुण होता है। किसमें, क्लोरोफिल में ही सौर ऊर्जा के माध्यम से, किसके माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से शर्करा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित करने का गुण इसमें होता है पर्णहरित में, ठीक है, जो क्लोरोफिल है उसमें। पिगमेंट सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पिगमेंट सिस्टम में हम देखेंगे पिगमेंट यानी वर्णक, ठीक है, जो वर्णक रहते हैं उनका काम क्या होता है। पहला तो रंग का निर्धारण करना, रंग का ये निर्धारण करते हैं, ये कलर डिसाइड करते हैं। दूसरा फोटोसिंथेसिस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्णक होते हैं वो 3 प्रकार के हैं यहाँ पे, कैरोटेनॉइड, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है फाइकोबिलेन। ये 3 प्रकार के वर्णक यहाँ पे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो कैरोटेनॉइड है वो 2 प्रकार से है, ठीक है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल के रूप में यहाँ पे रहता है। और जो क्लोरोफिल है ये 5 प्रकार से है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्लोरोफिल के भी अलग भाग है, यहाँ पे उपभाग हम बोल सकते हैं। फाइकोबिलिन के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं फाइकोसाइनिन सी, फाइकोसाइनिन आर, ये इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और ये है ये दूसरा प्रकार है फाइकोराइथ्रिन, फाइकोराइथ्रिन सी, फाइकोराइथ्रिन आर, इसके अंतर्गत ये होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ चीजें यहाँ पे और डीप में हम जाएंगे। तो कैरोटेनॉइड में इसके अंतर्गत और रहते हैं अल्फा, कैरोटेनॉइड के अंतर्गत आता है कैरोटीन, और कैरोटीन के अंतर्गत आएंगे अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गैमा कैरोटीन और डेल्टा कैरोटीन आदि। इस प्रकार से ये कैरोटीन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बीटा कैरोटीन जो है वो, ठीक है। बीटा कैरोटीन का पाचन होता है, तो ये टूटता है किसमें, विटामिन ए में। यानी जो बीटा कैरोटीन है वो सोर्स होता है, या इसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका निर्माण होता है किसका, विटामिन ए का। तो जो विटामिन ए का सोर्स होता है कौन, बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन। समझ गए, बीटा कैरोटीन किसका सोर्स होता है, विटामिन ए का। यहाँ पर हम देखते हैं बीटा कैरोटीन इज अ प्रो विटामिन ए, ठीक है। जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन जैसा कि हमने यहाँ पे देखा इसका सोर्स है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए मिलता है, और ये बहुत अच्छी डाइट होती है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी डाइट होती है, और इसके सेवन से बहुत अच्छे पोषक तत्व हमें मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे पोषक तत्व मतलब ये विटामिन ए जो है, ठीक है, जो विटामिन ए यहाँ पे मिलेगा बीटा कैरोटीन से। तो इससे संबंधित एक बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज़ें पढ़ी जाती है, जो गोल्डन राइस वगैरह, ठीक है। गोल्डन राइस जो सुनहरा चावल होता है, वो इसमें जीन चेंजेस करके बनाया गया है, ठीक है। चावल आपने देखा किस प्रकार से होता है, उसमें यदि जेनेटिक चेंज कर देंगे, उसको जीन परिवर्तन कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो जाएगा। तो इसमें जेनेटिक चेंज करके इसमें बीटा कैरोटीन इसमें सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो इससे ये सोर्स बन जाता है, जो गोल्डन राइस है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है किसका, प्रोविटामिन ए का, ठीक है, प्रोविटामिन ए। क्योंकि इसमें रहेगा बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन के मतलब जो टूटेगा पाचन वगैरह होगा, उसके बाद बनेगा विटामिन ए। तो हम कह सकते हैं कि गोल्डन राइस भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, ठीक है। इसमें रहता है बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन। अगला नोट है यहाँ पे मोस्ट कॉमन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अंतर्गत ये दूसरा है, क्लोरोफिल ए है, ठीक है। क्लोरोफिल ए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट कॉमन है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल ए ये वाला, ठीक है। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ये बीटा। एक मिनट आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। कॉमन पिगमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। एक क्लोरोफिल ए भी मतलब लगभग हर पौधे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए वाला जो है हर पौधे में आपको मिल जाएगा। और जैसे हम बात करें शैवालों की, शैवाल कई रंगों में होते हैं, तो शैवाल में भी क्लोरोफिल ए वगैरह चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स में ये क्लोरोफिल ए और ये बीटा कैरोटीन उपस्थित मिलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन पिगमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे चीज़ समझ में, अब आगे हम देखते हैं पर्णहरित हम देख चुके हैं, ठीक है, क्लोरोफिल वाला। आगे है प्रकाश, ठीक है, लाइट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश वर्णों के अंतर्गत ही होती है। इसके अंतर्गत होती है दृश्य प्रकाश वर्णों के अंतर्गत, दृश्य प्रकाश जो विजिबल लाइट होते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है, विजिबल लाइट्स। इसके अंतर्गत हरित पौधों में पाए जाने वाले हरित लवक में उपस्थित प्रकाशग्राही केवल बैंगनी और नीले और लाल रंग को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर चीजें बता देता हूँ, ठीक है, वो आपको अच्छे समझ में आएगा वहाँ पे। ये देखिए, ये है पार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पार, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इसको बोलेंगे हम पार, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या हर लाइट के हर वेवलेंथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है? हर लाइट के हर लाइट के हर वेवलेंथ में यानी तरंग दैर्घ्य में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है? क्या संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इसी के बारे में। दोज कमिंग वेवलेंथ ऑफ सोलर रेडिएशन, वो आने वाली सोलर रेडिएशन की वेवलेंथ इन विच फोटोसिंथेसिस परफॉर्म, जिनमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। मतलब वे रेडिएशन जो सूर्य से आती है और उनकी वेवलेंथ हम यहाँ पे देखेंगे जिनसे फोटोसिंथेसिस होता है, वो है विजिबल लाइट, ठीक है। विजुअल लाइट में है इनकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है इनकी वेवलेंथ। और यहाँ पे हम देखेंगे ये है विबग्योर, ठीक है। ये प्रिज्म के माध्यम से यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 7 कलरों में ये विभक्त होती है, ठीक है। 7 कलर में 7 रंगों में ये बटेगी, ये विजिबल लाइट होती है। वो जैसा कि हमने फिजिक्स में जब पढ़ते हैं ना, प्रिज्म वगैरह, वहाँ पे प्रकाश को हम जो विजिबल लाइट है श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो ये 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। वही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो जो विजिबल लाइट है उसके अंतर्गत यहाँ पे ये जो है विबग्योर, ठीक है,
विबग्योर वाले जो कलर रहते हैं वो उनमें यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अब बात करते हैं सबसे कम और सबसे ज़्यादा या फिर जो अवशोषित होने वाली जो वेवलेंथ वाले जो कलर है वो कौन से हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। जो वायलेट होता है यानी बैगनी होता है उसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर और यहाँ पे रेड वाली की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म इन रेड लाइट। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है जो रेड लाइट होता है, लाल वाला जो होता है, लाल रंग होता है उसमें। ठीक है, रेड लाइट में होता है, रेड लाइट। ठीक है, इसमें होता है रेड लाइट में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण। बट ब्लू लाइट हाईली एब्जॉर्ब इनटू प्लांट बॉडी। ठीक है, लेकिन जो ब्लू वाला लाइट होता है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है प्लांट की बॉडी में। ठीक है, प्लांट की बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा लाइट एब्जॉर्ब होता है, ब्लू वाला। और यहाँ पे यदि पूछा है कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग की उपस्थिति में होगा तो यह रेड लाइट, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य यहाँ पे है 700 नैनोमीटर। ठीक है, 700 नैनोमीटर इसका तरंग दैर्ध्य है और ये रंग कौन सा, रेड लाइट। ठीक है, इस प्रकार ये चीजें हैं यहाँ पे। अब आपको ये चीज समझ में आएगी। यहाँ पे हम देखते हैं क्या कंडीशन यहाँ पे दी गई है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल 10 प्रकाश वर्णों के अंतर्गत ही होती है। हरित पौधों में पाए जाने वाले हरित लवक में उपस्थित प्रकाशग्राही केवल बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण कर सकता है। कुछ कृत्रिम प्रकाश स्रोत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में सक्षम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बैंगनी रंग में न्यूनतम और लाल रंग में सर्वाधिक होती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया वो यहाँ पे दिए गए। ठीक है, ये जो वर्णों का क्रम दिए गए हैं यहाँ पे, इन वर्णों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और न्यूनतम कहाँ पे होगी, बैंगनी में होगी जो कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है पौधा, और सर्वाधिक होगी लाल रंग में। ठीक है, लाल रंग में। स्टोमेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा के बारे में आप सभी जानते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग तक हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे, जो लास्ट लेक्चर वगैरह हमने पढ़ा है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग हमने डिस्कस कर चुके, तो मुझे लगता है कि जो स्टोमेटा या फिर रंध्र है उससे आप अछूते हैं। ठीक है, स्टोमेटा या फिर जो रंध्र है वो आपको पता है। ये देखिए, ये पत्ती वगैरह रहती है, इसमें स्टोमेटा रहते हैं, रंध्र वगैरह रहते हैं। पौधे के हरे एवं शाकीय भागों पर छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, रंध्र छिद्र कहा जाता है। ठीक है, छिद्र इसको बोलेंगे, छिद्र। इन छिद्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन पर्णरंध्री वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पर्णरंध्री वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। वाष्पोत्सर्जन इसमें होता है, हमने देखा था। ठीक है, वहाँ पे जो कंडीशन होती है, परासरण वगैरह की कंडीशन बनती है। यहाँ से फिर जो गार्ड सेल वगैरह रहती है और जो एक्सेसरी सेल वगैरह हमने देखे थे, जो इस एक पत्ती के अंदर जो सारी चीजें रहती है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं और अभी तक आप लगातार देखते आ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जो भोजन बनाने वाली प्रक्रिया पौधों में होती है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है तापमान, ऑक्सीजन, प्रकाश और जल। ठीक है, ये 5 कारक है जो प्रभावित करते हैं प्रकाश संश्लेषण को। यहाँ पे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत एक निश्चित स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। ठीक है, एक निश्चित स्तर तक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी प्रकाश संश्लेषण की मात्रा भी बढ़ेगी, परंतु इसके बाद CO2 की मात्रा बढ़ने पर इसका प्रकाश संश्लेषण की दर जो रहती है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी एक लेवल पे जाने के बाद यदि वहाँ पे क्या बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी, तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में स्पीड नहीं आएगी। ठीक है, यानी उतनी ही बनी रहेगी, उसके आगे वो आगे नहीं बढ़ेगी। ये कहने का मतलब है, यानी एक निश्चित मात्रा ही यहाँ पे आवश्यक रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद यदि ज्यादा बढ़ती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, अगला है तापमान। 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य का तापमान प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त माना जाता है। 10 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान। ठीक है, यदि सभी कारक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तब प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर प्रकाश संश्लेषण की दर दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। किंतु 40 डिग्री सेल्सियस के पश्चात और अधिक तापमान में वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है। यहाँ पे किस प्रकार से कमी आती है, ये तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पश्चात और अधिक तापमान में वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण में कमी आएगी। ठीक है, तो ये 10% में किस प्रकार से फर्क पड़ रहा है और 40% में किस प्रकार से यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अगला कारक है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार ये इफेक्ट करता है इसमें। ऑक्सीजन की अधिकता होने पर रूबिस्को एंजाइम, एक एंजाइम होता है रूबिस्को,
रूबिस्को एंजाइम की प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाशीलता घट जाती है। इस प्रक्रिया को बारबर्ग प्रभाव कहते हैं। बारबर्ग प्रभाव है ये, बारबर्ग प्रभाव इसको कहा जाता है। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की अधिकता होने पर रूबिस्को एंजाइम की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घट जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बारबर्ग प्रभाव। बारबर्ग प्रभाव, ठीक है, बारबर्ग इफेक्ट इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये तीसरा कारक हो गया। चौथा कारक है प्रकाश यानी लाइट, ठीक है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक आवश्यक घटक है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक होता है और रात की कंडीशन में ये नहीं होता, यानी सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसी क्षेत्र विशेष में प्रकाशी तीव्रता बढ़ने पर पादप द्वारा ताप ग्रहण करने की दर में भी वृद्धि होती है। नीले व लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक गति से होता है। और यहाँ पे हमने देखा है अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर मंद हो जाती है। इस कारण से रेड ड्रॉप इसे रेड ड्रॉप कहा जाता है। रेड ड्रॉप कहाँ पे मंद हो जाती है? अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर मंद हो जाती है। और ये रेड ड्रॉप क्या है आपको चल जाएगा, इस कारण इसे क्या कहेंगे? रेड ड्रॉप। हरे रंग को प्रकाश पत्तियों द्वारा अवशोषित नहीं होता है। हरे रंग का जो प्रकाश है वो पत्तियों द्वारा अवशोषित नहीं होता है। श्वेत प्रकाश में प्रोटीन का, जबकि लाल प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। श्वेत प्रकाश में किसका होगा? प्रोटीन का, और लाल प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर संश्लेषण होता है। ये इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण, ये कारक है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने के लिए, ठीक है, जो प्रकाश वाला कारक है। अगला है जल की कमी का प्रकाश संश्लेषण की दर पे प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जल की मात्रा कम होने पर पादपों को कम मात्रा में CO2 प्राप्त होती है, क्योंकि पौधों में उपस्थित रंध्र यानी स्टोमेटा जो रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। पौधों द्वारा अवशोषित जल का 1% से भी कम जल प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। जल की कमी से उपापचयी क्रिया बाधित होती है और पत्तियां गिर जाती है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था स्टोमेटा के बंद और खुलने में, वहां पे जो कंडीशन हो रही थी कि वहां पे जल रहता है तो पत्तियां, वहां पे जो परासरण वगैरह की क्रिया चलती है, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया वहां पे। तो परासरण वगैरह की क्रिया करती है तो पत्तियां फूल जाती है, और जब जल की कमी होती है पत्तियां छोड़ देते हैं ताकि वो अपने जो बाकी जो क्रिया है वो कर सके, ठीक है। जल की कमी ना हो इसलिए पत्ती वगैरह झड़ा देते हैं। ये सारी कंडीशन हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो स्टोमेटा वगैरह से संबंधित जो क्लोजिंग और ओपनिंग वाले जो टॉपिक हमने देखे थे वहां पे, ठीक है, आगे समझ में। अब आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेचर ऑफ प्लांट्स से पहले मैं आपको बता दूं, हम जो प्रकाश संश्लेषण वाला जो टॉपिक है वो हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। अब कुछ और चीजें यहाँ पर रह गई है, वो हम देख लेते हैं। नेचर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट जो प्रकृति में जो जिस प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के हैं। C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स, ठीक है। ये केल्विन साइकिल के अंतर्गत होते हैं C3 प्लांट, और ये हैक और स्लैक साइकिल के अंतर्गत होते हैं। और ये जो स्कैम प्लांट्स रहते हैं वो शुष्क अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 80% जो पौधे हैं वो C3 प्लांट्स है, 15% पौधे हैं वो C4 प्लांट्स है, और जो कैम पौधे वो है प्रकृति में 5%, ठीक है। तो इस प्रकार ये 100% जो पौधों की जो विविधता है वो हमने यहाँ पे देखे किस प्रकार ये रहते हैं। C3 प्लांट 80% रहते हैं, 15% ये C4, और कैम पौधे रहते हैं 5%, ठीक है, नेचर में उपस्थित है। अब हम देखते हैं इनके बारे में C3, C4 और जो कैम पौधे हैं उनके बारे में, ठीक है। जो C3 प्लांट्स रहते हैं इनमें होता है RUBP कार्बोजाइलेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? RUBP कार्बोजाइलेस एंजाइम। ये होता है 3 कार्बन वाला, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के समय जो CO2 को यूज करके, जो पौधे जब CO2 को यूज करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं उस समय ये एंजाइम काम में आता है। RUBP कार्बोजाइलेस एंजाइम, ठीक है, उसका नाम क्या है? RUBP कार्बोजाइलेस एंजाइम। और ये 3 कार्बन इसमें उपस्थित होता है, ठीक है, 3 कार्बन इसमें उपस्थित होता है, इसलिए इसको बोलेंगे C3 प्लांट्स। क्या बोलेंगे? C3 प्लांट्स, ठीक है। आगे समझ C3 प्लांट्स क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें 3 कार्बन उपस्थित होता है। और ये कौन सा एंजाइम है? RUBP कार्बोजाइलेस एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा है C4 प्लांट्स, ठीक है। C4 प्लांट्स कौन से होंगे? इसमें एंजाइम होता है PEP कार्बोजाइलेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? PEP कार्बोजाइलेस एंजाइम। इसमें कार्बन जो 4 कार्बन कंपाउंड रहते हैं, इसमें 4 कार्बन रहते हैं इस कंपाउंड में, ठीक है।
इसमें कितना रहेंगे 4 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन थे तो C3 प्लांट हो गया, और यहाँ पे कितने कार्बन है 4 कार्बन, तो ये हो गया C4 प्लांट। ठीक है, C4 प्लांट जो फिक्स कार्बन, जो कि यहाँ पे है फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कंडीशन यहाँ पे बनेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो C4 प्लांट्स है इसमें भी इसी प्रकार की कंडीशन होगी, जो प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 को यूज करके ग्लूकोज का जब निर्माण करा जाएगा तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यहाँ पे होगा, ये एंजाइम होगा PEP कार्बोजाइलेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम होगा POP कार्बोजाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये C4 और C3 प्लांट्स हम क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल वगैरह हम देख लेते हैं। एवरग्रीन ट्रीज जो सदाबहार पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं वो। ठीक है, और ये जो पत्तियां गिरती है जिन पौधों की, वो रहते हैं इसके अंतर्गत। वीडी प्लांट्स रहते हैं, और वीडी प्लांट जैसे लैम्ब, क्वार्टर्स और बिंडवीड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप लाइक राइस, बार्ले, सोयाबीन, ये सब C3 प्लांट के अंतर्गत आते हैं, C3 प्लांट्स। ठीक है, C4 प्लांट के एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके एग्जांपल के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं मेज यानी मक्का, शुगर केन, सोरगम, बाइकलर, और यहाँ पे मिलेट्स है, और साथ ही साथ जो स्विच ग्रास वगैरह है जिसको हम पैनिकम, वर्गेनम वगैरह कहते हैं, जो कि यूटिलाइज की जाती है बायोफ्यूल के सोर्स के रूप में। ठीक है, ये सब आते हैं C4 प्लांट के अंतर्गत। अगला है यहाँ पे कैम प्लांट्स। ठीक है, कैम प्लांट्स के अंतर्गत यहाँ पे है ओपेंटिया, जो कैक्टस वगैरह है वो, और नेरियम। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है, और जो कि रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पानी वगैरह कमी होती है वहाँ पे होते हैं कैम प्लांट्स। ठीक है, ये होते हैं कैम प्लांट्स। तो ठीक है, आई होप ये C3, C4 और कैम प्लांट्स वगैरह में आपको जानकारी होगी किस प्रकार से होते हैं और क्या इसका एग्जाम्पल है। एक और टॉपिक यहाँ पे है कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पे होती है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे, जो दिया था जमीन पे यानी जो सरफेस के ऊपर वाले एरिया वन वगैरह में, या फिर समुद्र वाले एरिया में। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन वगैरह दिए गए थे। क्वेश्चन आया था UPSC में बहुत पहले, तो ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है समुद्री पौधों में। ठीक है, समुद्री पौधों में शैवाल वगैरह होते हैं, तो ये विभिन्न रंगों के होते हैं। वहाँ पे जो समुद्र में जो प्लांट्स रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो इसका आंसर था प्रकाश समुद्री वाले जो पौधे हो। ठीक है, जो जलीय पौधे उसमें। ठीक है, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्पादकता सबसे ज्यादा किसमें होगी? तो समुद्र में होगी। समुद्री जो पौधे रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा उत्पादकता होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। तो ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लिए प्रकाश संश्लेषण संबंधित, और जो नेचर ऑफ प्लांट्स वगैरह, ये सारी चीजें हमने देख ली है। तो मैं आपको फिर से बता दूं क्या चीज़ हम डिस्कस किए। यहाँ पे हम उपापचय अभिक्रिया के अंतर्गत हमने देखे, उपापचय जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत क्या क्या देखे हमने, श्वसन देखे, और श्वसन हम अगले टॉपिक में देखे। हमने यहाँ पे देखे प्रकाश संश्लेषण, उपचय यानी जो कैटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज है, और एक पता नहीं क्या हुआ बार बार रिपीट मार, एक मिनट हो गया, पता नहीं बार बार रिपीट मार। ठीक है, जो मैं बताया तो यहाँ पे क्या क्या पढ़े हमने, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हमने इसके कारक पढ़े और किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होते हैं। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.
अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों से संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। यह है फ्री प्लान और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है। 20 से ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है। यहाँ पे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे। रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर। प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च, ठीक है। 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस। पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है। जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है, ठीक है। और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच, ठीक है। 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट।